इम्पॉर्टेंस फार्मूला इन वेक्टर्स, ठीक ना। क्लास 12 में यूपी बोर्ड, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वेक्टर से रिलेटेड पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला फार्मूला। तो जैसे कोई वेक्टर दिया हो, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो कहा जाए कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए, इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए इसके वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया जाता है, ठीक। जैसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यह जो है वेक्टर आर का इकाई सदिश ज्ञात हो गया, वेक्टर ए कैप आई वेक्टर आर कैप। ए बी सी जो है वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। ए बी सी वेक्टर आर के डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना हो तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, जैसे हमारे जो कोई वेक्टर आर है, यह एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई जो है बीटा एंगल बना रहा है और जेड जो है गामा एंगल बना रहा है, तो इन एंगल का कास ले लिया जाता है, तो वही उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो कास अल्फा। अगर वेक्टर आर वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो कास बीटा, और वेक्टर आर जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है तो कास गामा, ठीक है। तो यह किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, दिक्कोज्या, ठीक है। अब क्या होता है कास अल्फा इज इक्वल टू, तो अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पता हो, ठीक है, तो उसका जो है डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह कास बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह कास गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। तो डायरेक्शन कोसाइन को जो है यल यम यन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कास अल्फा है तो कास अल्फा को यल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कास बीटा को यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कास गामा को जो है यन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर और प्लस यन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह हमेशा होता है। यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमेशा होता है। क्लियर हुआ? अब देखो, यदि दो वेक्टर दिए हों, जैसे यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लिखना होता है, तो यह लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माड ए माड बी इंटू कास थीटा। तो तुमसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड आउट करो, तो दो एंगलों के बीच का एंगल जो है कास थीटा है, तो कास थीटा ज्ञात करना हो तो दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, ए डॉट बी अपान माड ए माड बी, ठीक। तो यहाँ से उसका एंगल पता कर सकते हैं। क्लियर? यदि दो वेक्टर आपस में लंबवत हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, जैसे ये वेक्टर ए है
यह परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 के बराबर होता है। क्लियर हुआ। और यदि दो वेक्टर समांतर हो, यदि दो वेक्टर आपस में समांतर हो तो यह कंडीशन होती है वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी। ठीक है। या अगर दो वेक्टर दिए हो, जैसे एक वेक्टर मान लो ऐसे दिया हो a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हो b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो कहा जाए कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं। अगर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल या समांतर हो तो यह देखो a1 अपान b1 इज इक्वल टू a2 अपान b2 इज इक्वल टू a3 अपान c3। ठीक है। इनका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वह आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर हो तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। और यदि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो a डॉट b, ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। i का i में, j का j में, k का k में। तो ऐसे लिखेंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। तो यह लंबवत की कंडीशन है और यह समांतर की कंडीशन है। अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है। जैसे कहा जाए कि वेक्टर b का वेक्टर a पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। वेक्टर b का वेक्टर a पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट पहले करते हैं। तो प्रक्षेप बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b और अपान जिस वेक्टर पर प्रक्षेप पूछा जाता है उसी के वेक्टर के माड से इसमें भाग दे दिया जाता है। जैसे वेक्टर b का वेक्टर a पर प्रक्षेप पूछा गया है तो माड वेक्टर a से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यह क्या निकल जाएगा, वेक्टर b का वेक्टर a पर प्रक्षेप ज्ञात हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यदि इसी को कहा जाए कि वेक्टर रूप में प्रदर्शित करो प्रक्षेप को, तो इसमें जो होता है एक कैप से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो सदिश रूप में लिखना होता है तो ऐसे लिखोगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान माड a डॉट फिर r अथवा एक कैप। ठीक। अब एक कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर a अपान माड a। तो यह हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान माड a फिर डॉट वेक्टर a अपान माड a। तो यह जो है वेक्टर b का वेक्टर a पर सदिश प्रक्षेप कहलाता है और यह जो है वेक्टर b का वेक्टर a पर प्रक्षेप कहलाता है। क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, जैसे वेक्टर दिया हो या वेक्टर a है और यह दूसरा वेक्टर b है, तो कहा जाए कि इन वेक्टर a या वेक्टर b से एक त्रिभुज बनाया जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 माड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। क्लियर हुआ। यदि वेक्टर a और वेक्टर b समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हों तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्षेत्रफल बराबर, तो ये होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। जैसे यह समांतर चतुर्भुज हो गया तो यह वेक्टर a हो गया और यह वेक्टर
बी हो गया। तो ए और बी से अगर उसकी दो आसन भुजाएं प्रदर्शित हो तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया? माड ए क्रॉस बी के बराबर। ठीक। और यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करें, यह जो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करें, वेक्टर ए और यह हो गया वेक्टर बी, तब कहा जाए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस केस में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर हुआ? दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यह देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये होता है माड ए माड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप जो होता है इकाई सदिश होता है जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को निरूपित करता है। तो एन कैप बराबर होता है प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान माड ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर प्राप्त होता है जो ए पर भी लंब होता है और बी पर भी लंब होता है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि ऐसा वेक्टर ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब हो, तो क्या निकालोगे? ए क्रॉस बी निकालोगे। तो ए क्रॉस बी ए पर भी लंब होता है और बी पर भी लंब होता है। ठीक है, देखो और आगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए। ठीक ना, यह जो है क्रम विनिमय नहीं होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यह होता है इसके बराबर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यह होता है। क्लियर हुआ? अब देखो रेखा का समीकरण ज्ञात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो किसी बिंदु ए से होकर जाता है, जिसका स्थित सदिश क्या है? वेक्टर ए है और वेक्टर बी के समांतर है। ठीक है, यह मान लो ए है तो इसका स्थित सदिश क्या हो गया? वेक्टर ए है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु ए से होके जाता है और इस वेक्टर बी के क्या है? समांतर है। ऐसे मान लो वेक्टर बी अगर ऐसे है तो इस बिंदु से होके जाता है वेक्टर ए से और इस वेक्टर बी के क्या है? समांतर है। तो रेखा का सदिश रूप में जो समीकरण होता है वह लिखा जाता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, जहाँ लेमडा कोई भी अदिश संख्या है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर इसी को कहा जाए कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, तो कार्टेशियन फॉर्म में इस बिंदु ए का इस जो निर्देशांक होता है वह x1 कामा y1 कामा z1 मान लिया जाता है। और ये जो वेक्टर b है इसे ऐसे लिखा जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपान b1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c2। यह जो है कार्टेशियन फॉर्म में है और यह जो है वेक्टर फॉर्म में है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन कहा जाए कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके स्थित सदिश a1 और a2 हैं। देखो ऐसे उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं से होकर जाते हैं,
जिनके स्थित सदिश क्रमशः, यह मान लीजिए वेक्टर ए है और इसका मान लीजिए वेक्टर बी है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण, तो मान लीजिए यह वेक्टर आर है। ठीक है, तो लिखा जाता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, या ऐसे भी लिख लो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यह जो है दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण है वेक्टर ए और वेक्टर बी से। अगर कहा जाए किसी को कार्टेशियन फॉर्म में बताओ, तो यह देखो, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो है इसका निर्देशांक मान लो x1 कामा y1 कामा z1 और इसका निर्देशांक मान लो x2 कामा y2 कामा z2 है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में इसका सदिश का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो यह जो है उस रेखा का समीकरण है जो दो बिंदुओं से होकर जाता है, जिनके स्थित सदिश का निर्देशांक, जिनके दो बिंदुओं का निर्देशांक क्रमशः x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है। इसके बाद देखो, जो तुम्हारा हर साल लगभग 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछाता है, दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो समांतर रेखाएं, तो उसमें दो टाइप की होती है, एक स्क्यू होती है, जैसे यह रेखा और यह रेखा, यह दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं हैं लेकिन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, तो इनको स्क्यू रेखा कहते हैं। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, और एक ऐसे रहेंगी जो दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो अभी हम लोग ज्ञात करेंगे दो रेखाएं ऐसी हैं जो आपस में समांतर नहीं हैं लेकिन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, तो उनको स्क्यू कहते हैं। तो जैसे एक मान लीजिए रेखा का समीकरण दिया वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b1, और दूसरे रेखा का समीकरण है वेक्टर आर इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा इंटू b2। तो यह दोनों रेखाएं जो हैं स्क्यू रेखाएं हैं, वेक्टर b1 इज इक्वल टू नॉट b2 रहना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो यह रेखा a1 से होकर जा रही है और b1 के समांतर है, यह रेखा a2 से होकर जा रही है और b2 के समांतर है। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर, तो यह लिखा जाता है वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b2 क्रॉस b1 अपान माड b2 क्रॉस b1 होल का माड। तो यह जो है इनका दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो यह जो है इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो जैसे वेक्टर a बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z2 k कैप हो जाए, और a2 बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस यहाँ पर z1 रहेगा, z2 k कैप हो। ठीक है, तो a2 माइनस a1 ज्ञात करना होगा, तो a2 माइनस a1, तो यह हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप
प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। ठीक है, और B1 बराबर जो है वेक्टर B1 बराबर यह मान लीजिए A I कैप चलो ये मान लेते हैं A I कैप ये ले लेता हूँ L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप। ठीक, और वेक्टर B2 बराबर L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। ठीक है, तो अब अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको देखो ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये देखो D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक, फिर L1 M1 N1 फिर L2 M2 N2। ठीक, और होल के अपान अंडर रूट। ठीक, ये देखो ये वाला साइलेंट इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा M1 N2 माइनस N2 M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला साइलेंट इसका L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला साइलेंट L1 M2 प्लस माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह साइलेंट इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो N1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला साइलेंट कर दो, ये वाला तो इसका इसमें मल्टीप्लाई L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर प्लस यह साइलेंट कर दो तो L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। अब इस साइड को ओपन कर देना और जितना उसका मान है उसमें इससे भाग देना, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकल जाती है। तो यह तुम्हारा जो है कार्टेशियन फॉर्म में होता है। समतल का समीकरण, तो ध्यान दो, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई d के बराबर है और जिसके अभिलंब का इकाई सदिश n कैप है। तो लिखा जाता है समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। ठीक है, तो यह उस समतल का समीकरण है जो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई d के बराबर है और समतल के अभिलंब का इकाई सदिश जो है वह n कैप है। ठीक है, अब उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो किसी बिंदु A से होके जाता है और जिसके अभिलंब का समीकरण n के वेक्टर n है। तो वो होता है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। यह उस समतल का समीकरण है जो वेक्टर a से होके जा रहा है। ठीक है, और इसके अभिलंब का
सदिश समीकरण क्या है, वेक्टर n है। तो इसका इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। ठीक है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जिसके अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 और c हो, ए बी सी हो। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अभिलंब का दिक् अनुपात ए बी सी हो। तो यह होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यह उस समतल का समीकरण है जिसके अभिलंब का दिक् अनुपात क्या है, ए बी सी है। ठीक है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स पर ए बी सी का अंतःखंड काटता है। तो यह होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस सी अपान जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। तो यह उस समतल का समीकरण है जिस पर जो एक्स एक्स पर ए का, वाई एक्स पर बी का और जेड एक्स पर सी का अंतःखंड काटता है। ठीक, अब एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो ध्यान दो, जैसे यह कोई समतल का समीकरण है, वेक्टर r डॉट वेक्टर a वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। ठीक है, या यहाँ पे d भी लिख सकते हैं, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। तो यह एक समतल का समीकरण है और यह मान लीजिए वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b, यह एक रेखा का समीकरण है। तो कहा जाए कि इस समतल और रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समतल और रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना होता है तो ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर n अपान माड b माड n। तो यह समतल और रेखा के बीच का कोण हो गया। अब क्वेश्चन कहा जाए कि दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दो समतल अगर उनके अभिलंब का समीकरण n1 हो और n2 हो तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना होता है तो ये होता है कास थीटा इज इक्वल टू वेक्टर n डॉट वेक्टर n2 अपान माड n1 डॉट माड n2। और यदि दोनों समतल परस्पर लंब हो तब वेक्टर n डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू 0। ठीक, और यदि दोनों समतल समांतर हो तो वेक्टर n इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर n2। क्लियर हुआ?